नमस्कार साथियों, नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस बार हम सिलेक्शन के इंटरव्यूज़ की कड़ी में लेके आए हैं हमारे साथ एक नर्सिंग एक्सपर्ट का एक होनहार सितारा अर्पित, जिसने एक के बाद एक एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी थी, कहाँ से शुरू किया, कहाँ अटके और कहाँ अपनी जर्नी को देखते हैं आगे इन फ्यूचर ऑफ नर्सिंग। और वो बताएंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक्सपेरेंट को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या जनरल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो भी 80-20 के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 80-20 के बाद का मोटिवेशन और वो जानने के बारे में। तो शुरू करते हैं। वेलकम अर्पित, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में, और ताकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो आने वाले हैं, दोनों को एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल जाए। जी सर। तो आप ऑनेस्टली सब कुछ वो बताइएगा जो आपके साथ हुआ है, ताकि क्या होता है कि बाहर लोग बताते कुछ है, बाद में बच्चों के साथ मिलता उन्हें कुछ है, तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। कोशिश करिएगा टू द पॉइंट विद ऑनेस्टी के साथ बच्चों को क्लैरिटी मिल जाए। जी सर, बिल्कुल। तो आप शुरू करते हैं हम बेसिक एजुकेशन के साथ। आपने बीएससी नर्सिंग कब, कहाँ से पास आउट हुआ थे? मैंने सर जामिया हमदर्द से करी है एंड 2023 में मैंने पास आउट करा था नवंबर के अंदर। तो उसके बाद जॉब करी आपने या फिर? नहीं सर, जॉब नहीं करी, मैंने डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन कर ली। पटेल नगर वाला अपना ब्रांच ज्वाइन करा था मैंने ऑफलाइन में। ऑफलाइन में? और पास आउट होते ही सीधा? हाँ, पास आउट होते ही। ठीक है। और उसके बाद आपने कैसा, मतलब ये जो नॉर्सेट के जर्नी थी आपके, 80-20 लग गया था आपके पास आउट होते? हाँ सर, 80-20 लग रखा था। 80-20 पहले से ही लग रखा था। तो आपके आने से पहले आपको पता था 80-20 है? जी जी बिल्कुल। तो जब 80-20 के बारे में सुना होगा तब कुछ रिएक्शंस होंगे सर? हाँ, रिएक्शंस थे कि क्योंकि कॉलेज में सर थोड़ी सी नॉलेज नहीं थी, है ना। बट 80-20 जब स्टार्ट करा पढ़ना इस प्रॉपर एग्जाम के लिए, तो पता चला यार ये थोड़ी दिक्कत तो है ना। एक तो 80-20, दूसरी बात मैं एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, तो डबल दिक्कत हो जा गई थी, है ना। तो ये चीज़ तो थी थोड़ी सी। चलो, आपने कैटेगरी के बारे में बता ही दिया। पिताजी क्या करते हैं, ताकि एक फैमिली के बैकग्राउंड का भी एक आइडिया हो जाए लोगों को कि किसी भी कंडीशंस में हो सकता है। जैसे लोग बहुत बार बहाना बताते थे या रीज़न बताते हैं, तो स्टेबल भी फैमिली से हमने देखे सिलेक्शन, पर लोगों को एक वो बना रखी है यार के दिमाग में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता इनके साथ। जनरल वालों का बहुत देखा है हमने कि वो तो यही बोलते सर हमें तो जनरल है, तो वो तो पहले से ही मान के बैठे होते हैं। तो पिताजी क्या करते हैं आपने? नहीं सर, पापा बैंक में है वैसे तो। और मदर? हाउस वाइफ है। मतलब टिपिकल अपने ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के साथ, जिसको जॉब चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। चलिए, फिर आपको फिर नर्सिंग एक्सपर्ट का कुछ रेफरेंस था या फिर कोई आइडिया कहाँ से? सर एक्चुअली क्योंकि हमने पहले रिजल्ट्स भी देखे थे, बाकी इसके साथ साथ क्योंकि हम कॉलेज के 6-7 जनों ने इकट्ठे ही सोचा था, क्योंकि तब तक जो और कोचिंग थी हमें उतनी फीजेबल नहीं लग रही थी। उसके काफ़ी अदर रीजंस थे, पर हमने फिर जैसे स्पेसिफिक रीज़न था। एक तो था मैं अपना पर्सनल, मेरा एक रीज़न था, मेरे से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। दैट इज़ अ फैक्ट। वो कॉलेज में एक बार ही हो गई थी कोविड के दौरान ना, क्योंकि ऑनलाइन पता चल जाता है। कॉलेज में तो पढ़ना भी कौन सा पड़ रहा है, कॉलेज में वो बात भी ठीक है, पर ये चीज़ मुझसे फ़ोन से नहीं पढ़ा जाता, मेरे को ऑफलाइन ही पढ़ना था। तो एक ये पर्टिकुलर रीज़न था, है ना। घर के थोड़ा पास भी था, थोड़ा क्या मतलब ठीक ठाक था, जितना मैं आना जाना कर सकता था डेली। और इसके साथ साथ फिर डेमो लिया हमने। डेमो आप ही थे मेरे डेमो में है ना, आप थे, जीतू सर थे, तो डेमो भी मेरे को बढ़िया लगा था। तो देन आई केम टू अ डिसीजन कि हाँ भाई ये बढ़िया है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो आपने जैसे 4th ईयर में आपने बताया आपने ज्वाइन करा, वो शुरू के 15 दिन के बाद से लेकर के एग्जाम आने तक का जो एक्साइटमेंट रहता है या फिर लूप होल्स आते हैं, कई रीजंस होते हैं। एक तो 4th ईयर से आप पास आउट हुए होते हो, दिल्ली का एनवायरनमेंट जहाँ चिल माहौल वाली जनता होती है, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? सर देखिए, 15 दिन बाद मेरा ऐसा था सर, देखो कि पढ़ना तो एक ही बारी पढ़ लो, बार बार एक एज के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई भी एक समय तक हो सकती है। बाकी मैंने तो कांस्टेंट रहा हूँ, 6-7 महीने मैंने कोचिंग ली है ना। बाकी लाइक अक्टूबर एंड में ज्वाइन करा था, मार्च एंड तक मैंने ज्वाइन करा है। सितंबर में अप्रैल में था मेरा पहला नॉर्सेट 6, ठीक है, मैंने वो दिया था। मेरा प्रीलिम्स उसका 0.5 नंबर से रह गया था, सिर्फ 95 कोई 0.5 उसकी कट ऑफ गई। उसके रिजल्ट के दिन भी शायद मेरी क्लास अगले दिन आप ही की चल रही थी। 95.5 उसकी कट ऑफ गई थी, मेरे थे 95.1 था मेरे तो परसेंटाइल थी, तो वो रह गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, पहली बार दिया एग्जाम, वो मेरा पहला एग्जाम था, है ना, जितना भी मैंने दिया था पहली बार दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब और पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। तो फिर आई देन स्टार्टेड, क्योंकि तब तक कोर्स मेरा हो गया था, काफ़ी हद तक हो गया, ये लगा लीजिए 80% कोर्स मेरा हो गया था, 20% थोड़ा बहुत बचा था। फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी अपनी। फिर देन जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी, देन आई डेंट मैं नहीं रुका उसके बाद। चलिए, ये तो वो एग्जाम पर तो हम चलेंगे बाद में। जैसे मतलब कोचिंग में जैसे मैंने बहुत बार बहुत लोगों को नोटिस करा है कि वो शुरुआत पीक पे करते हैं, अच्छे से
रिवीजन, मतलब वो सब कुछ बिल्कुल वो फंस जाते हैं फिर अपने आप को डेप्थ गेन करने में या फिर सो कॉल्ड डेप्थ गेन करने में जो यूजफुल नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ भी हुआ ऐसा लगा कि किसी सब्जेक्ट में मेरे को अलग से और सबसे ज्यादा मेरे सब्जेक्ट के साथ होता है वो 4th ईयर का क्रिश्चियन सब्जेक्ट होता है। हाँ। हर कोई वही किताब प्रेफर कर रहा होता है, सबको ये लगता है कि सर हमें और बुक्स चाहिए। तो वैसा आप भी अटके हो उन चीजों में? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो शुरू करते हैं फिर ऐसा उलझ जाते हैं कि वो उलझते ही रह जाते हैं। हाँ सर देखिए, बात यह है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, ऐसा बहुतों के साथ होता है, वो इतना डीप चले जाए, इतना डीप चले जितना डीप की हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर वो बाल की खाल निकालने पे आ जाते हैं उस टॉपिक की जिसकी कोई नीड नहीं रहती। मैं फॉर्चुनेटली इस चीज़ में नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, बट इतना डीप में मत जाओ जिसकी कोई नीड नहीं है और उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जैसे कोई मैनूवर है, वो ऐसे हो रहा है, अब कोई पूछेगा ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसका कोई आंसर नहीं है ना हमारे पास, है ना, इसलिए तो वो बेकार चीज़ है। जैसे वो प्लानिंग वाली बात होती है, हाँ। या फिर वो अपना मोड होता है, वो रटना और समझने वाली बात में क्या ध्यान था आपका? सर मेरा समझने पे है, रटने पे नहीं है मेरा। वो वाली बात दो। तो वैसे बात ये थी, मेरा पूछने का पर्पस ये था कि जैसे बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमने सब कुछ चीज़ें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, आपको क्या लगता है अगर आपने रियल में अपने कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर कर लिए हो उसके बाद में भी आपके बेसिक्स अटक सकते हैं? सर देखिए, अगर आपने रियल में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, मेरा हमेशा रहता है ना, मुझसे अगर कोई पूछता भी है तो मैं कहता हूँ तुम कहीं से भी शुरू मत करो, तुम शुरू करो एनाटमी से। तुम कोई सब्जेक्ट मत उठाओ, ना फाउंडेशन उठाओ, ना साइकेट्री, कुछ मत उठाओ, तुम उठाओ एनाटमी। अगर आपने एनाटमी फिजियोलॉजी कर ली ना क्लियर, आपका वो बेसिक अगर एक बार अच्छे से क्लियर कर ले तो आप फिर नहीं फंसोगे। फंसते कहाँ हैं बच्चे? फंसते हैं बेसिक्स के अंदर। आधे होते हैं कि जी मेरे को ये डिजीज़ पता है, मेरे को वो डिजीज़ पता है, उससे पूछ लो ये डिजीज़ की ये फिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी तो छोड़ दो, फिजियोलॉजी कैसे हो रही है उसको नहीं पता होता, उसको सोडियम पोटेशियम पंप नहीं पता, वो कह रहा है मेरे को मायस्थेनिया ग्रेविस पता क्या होता है उसके अंदर, तो वहाँ फंस जाएंगे। प्रीक्लेम्सिया वाली बात हो जाती है। हाँ कि साहब वो हमें तो पहले ये तो था ही नहीं हमारे किताब में, ये तो हमारी किताब में था ही नहीं। अब उनसे पूछो सीजर्स क्या होते हैं, हाँ सीजर में तो भाई ऐसे ऐसे होते हैं, मुंह से झाग आती है। उनसे सीजर्स, कन्वंजल, एपिलेप्सी, इन तीनों का मतलब पूछ लो, उनको डिफाइन नहीं आती होगी आधों को। सही, मतलब आपने कॉन्सेप्ट बेसिकली जो होना तो वही चाहिए कि आप कोचिंग के नोट्स के साथ एनाटमी फिजियोलॉजी से शुरू करें और बात जाए। मैं भी हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप करो, पर वो लोगों को लगता है कि नहीं वो, क्योंकि बहुत आजकल यूट्यूब पे है कि डायरेक्ट शॉर्ट सिलेक्शन वाली किताब क्लासेस चल रही होती है। सिलेक्शन फिर भी पता नहीं वो देख हमारे हर टीचर से जिसने भी पढ़ाया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले एनाटमी हुई है हमारी, है ना, चाहे आपका ओबीजी हो या सबसे पहले जो हमारा एमएसएन शुरू हुआ था वो अरुण सर का शुरू हुआ था रेस्पिरेटरी का, तो उन्होंने भी सबसे मतलब हर टीचर ने एनाटमी से ही शुरू कराया, वही बेसिक है, वो नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, वही होना चाहिए था। पर अब देखो जैसे आपने कोचिंग में ज्वाइन करा, एक कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि चेंजिंग मोमेंट था आपके लिए, जिसमें एक आपको ये लग रहा हो कि आप कहीं ड्रॉप बैक हो रहे हो, फिर एक कोई मोमेंट जहाँ से आपने वापस टर्न किया हो? सर थोड़ा सा लगा था नॉर्सेट 6 के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कि यार कैसे रह गया ये, है ना, फिर थोड़ा ये भी लगा यार बहुत माइनर से रह गया, थोड़ा और पढ़ते हैं अब, है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा ड्रॉप डाउन लगा था। बाकी कोचिंग के पीरियड के दौरान ऐसा नहीं लगा कि कुछ लैक हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि देखो सर जितना टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं उतना हमें घर आके अपना ही पढ़ना है। अगर आप एक भी चीज़ खत्म हो जाएगी ना उसमें से, या तो टीचर कहीं ढील बरतेगा, वैसे तो कोई बरतता नहीं है, ठीक है, टीचर तो नहीं बरतते, हम अगर ढील बरतेंगे तब भी नहीं होगा, हमें पूरा अच्छे से करना ही करना है। आपको तो कोचिंग में सेल्फ स्टडी का क्या रूल, मतलब क्या पैटर्न होता था? जैसे आप कोचिंग के बाद डेली की 6 आवर्स क्लास होती होगी? हाँ सर इतनी तो होती थी, जब भी 6 आवर्स 7 आवर्स तो नॉर्मल थी, बाकी कभी कभार जब और सर आते जैसे रमेश सर आ गए या जबर सर आ गए तो उनकी 12-12 घंटे की क्लासेस चली हैं, सुबह 8 से रात 8 तक। बट जैसे नॉर्मल 6-7 घंटे की थी, उसका सेल्फ स्टडी का मेरा होता था, मेरे को घर पे सर सीख लगता है, मैं घर जाके अपना पढ़ता था। मान लो 3-4 बजे मैं घर पहुँच गया, 1-2 घंटे ब्रेक लेके, एक्चुअली मेरा थोड़ा उल्टा तरीका था पढ़ने का, वो था रात का, मैं रात को बैठता था 11 बजे और सुबह 4-5 बजे तक निकालना है लग के, ये चीज़ थी मेरे को वो टाइम। ये इस चीज़ के लिए ना मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है, कई स्टूडेंट ऐसा करते भी हैं, हाँ। पर वो ये भूल जाते हैं कि अगले को 5 बजे बाद 8 बजे उठना भी है वापस, हाँ। वो 11 बजे पढ़ना शुरू करते, कई कहते हैं सर 5 बजे तक पढ़ते हैं, वापस सुबह उठ 11 बजे रहे, तो वो वाली गड़बड़ हो जाती है। तो वो आधे लोग इतनी बात सुनते हैं कि मेरा रूटीन ऐसा था। तो जैसे आपने बताया सेल्फ स्टडी में आप प्रेफरेंस क्या था, मतलब जैसे नोट्स ही थे या फिर एमसीक्यूज थे, क्या पैटर्न था आपका? सर देखिए सबसे पहले तो नोट्स ही थे, 80% हमारे नोट्स जितने हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ईच एंड एवरी वन, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। हाँ मेन जो नॉर्सेट मेंस है उसके अंदर थोड़े और सिनेरियो पे जाते हैं क्वेश्चन, उसके लिए आपको एमसीक्यू दूसरी बुक से करने की जरूरत है, बट थ्योरी हमारी कंप्लीट है उसके अंदर, पूरे नोट्स में थ्योरी इज इनफ, वेल इनफ।
पर ये आपको लगता है कि नोट्स सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब या फिर मोस्ट सेटिस्फैक्ट जहाँ सोर्स है वो नोट्स ही अपने क्लास नोट्स? मैं स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हम भाई ये बात बोलेंगे क्लास में तो उन्हें लगता है कि अपनी तारीफ कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। बाकी ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर इतने से नोट्स लिखा दिया आपने, अब वो इस बात को मानने में नहीं आते। जैसे अरुण सर के रेस्पिरेटरी वो कह रहे थे सर बहुत कम है, बाकी डिटेल वही है जो नेशन से ली है। लोगों को ये लगता है जब तक एग्जाम नहीं देके आते कि कुछ तो गड़बड़ है, इतना सिंपल नहीं हो सकता है। उस पर आपका क्या मतलब? सर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो नर्सिंग एक्सपर्ट्स के टीचर के जितने भी नोट्स हैं ना, प्रिंटेड भी हैं, और जो सर हमें क्लास में लिखवाते हैं सारे, जो पटेल नगर वाली ब्रांच में या कोई भी ब्रांच है जो अपनी एक्सपर्ट्स की, वो नोट्स वेल इनफ है एकदम। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ मिसिंग हो या कुछ ना लिखवाए कोई टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लिखवाते हैं 1 to all, शुरुआत से लेके एंड तक सब लिखवाया जाता है उसमें। और ये जो आपका वो जर्नी थी जिसके अंदर आपने कहा अब सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, प्री नहीं निकला था, तो फिर उसके बाद जो मोटिवेशन था या फिर जो गोल था, दोनों अलग अलग चीज़ें वैसे तो मोटिवेशन ज़्यादा जरूरी था या फिर आपको क्या लगा गोल एम थे आप? सर देखो, मोटिवेशन तो सर अपने आसपास से आती है हमेशा। अब मेरे को ये था यार प्राइवेट में तो करनी नहीं, देखो प्राइवेट में तो देख लिया था क्या हाल होता है, मतलब करा नहीं मैंने, बट आसपास से सुना था लोग और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो कर रहे थे, है ना। मैंने कहा प्राइवेट में देखो ना पैसा है ना इज्जत है, कुछ नहीं है। हाँ, पैसा कम इज्जत उससे भी कम वाली बात है। इज्जत उससे भी कम, सच्चाई कह रहे हो सर आप, है ना। तो मैंने कहा यार पेपर तो निकालना ही है, अब चाहे आज निकाल लें हम या 2 साल प्राइवेट करके धक्के खवा के तब निकाल लें। मैंने कहा एक ही बारी पढ़ो, भले ही 6-8 महीने आपको घर बैठना पड़े, लेकिन वो एक ही बारी ऐसा पढ़ो कि फिर आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो वही मेरी मोटिवेशन थी कि नहीं निकालना है, मतलब निकालना है। और थोड़ा ये था और यार थोड़ा अच्छे पोस्ट पे जाओगे, हमारा भी थोड़ा स्टेटस अपडेट होगा, तो वो चीज़ रहती है। और ऐसा एक कि कुछ हमेशा एक एस्पिरेंट के साथ हमेशा ये होता है कि कईयों के साथ होता है फैमिली प्रेशर, मतलब फाइनेंशियल, वो आप बता चुके हो कि था नहीं है, वो उतना नहीं बट था। एक होता है कि फैमिली का वो एक्सपेक्टेशन वाला प्रेशर था, होता है कि कब तो होगा। वो तो सर देखो एक्सपेक्टेशन वाला तो रहता ही है ना, हर फैमिली को रहता है, मेरी फैमिली को भी था। एंड होपफुली मैंने थोड़ा अच्छे से उतरा उस प्रेशर, मतलब प्रेशर कह लो या कुछ भी कह लो, प्रेशर नहीं कह सकते उस चीज़ को, बट हाँ वो एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं हम उस चीज़ को ना, एक्सपेक्टेशन उस पर उतरा। आप ना एक बार एक ओवरव्यू दीजिए कि अब आपने अप्रोच होलिस्टिक कंप्लीट, आपके पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए तब आप सेटिस्फैक्ट्री हो कि आपके पास कंटेंट सफिशिएंट है, अब हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर, रही बात थ्योरी की, मैंने पहले बता दिया जो हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट्स के नोट्स हैं, चाहे प्रिंटेड या रिटन, वेल इनफ है। ये एक और चीज़ क्लियर, पक्का बुक की जरूरत नहीं है लोगों को, नहीं एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं, क्योंकि 4th ईयर से निकलते ही थ्योरी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रही बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के लिए भी हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट्स के नोट्स के पीछे क्वेश्चंस हैं, किसी ने अगर खोल के देखे हो कभी तो उसे पता चलेगा, आधों को नहीं पता होते, कोई बात नहीं। ये अभी इसी की बात है, किसी ने फोटो भेजी थी जब पिछला कोई एग्जाम हुआ था तब हमने कि सर ये कहाँ दिए हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स हैं, बोले हाँ सर हमारे प्रिंटेड नोट्स में तो नहीं है, मैडम पलटो उसको। क्या सर ये तो हमने देखे ही नहीं। अब इस बात का तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो जाती है। बाकी इसके अलावा पीआर आधा बुक है सर हमारी, है ना, उससे कराया मैंने। बाकी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने मॉस भी करी है और एनक्लेक्स करी है। ये सेटिस्फैक्टरी मतलब अब लगभग हो जाता है इसमें, आपको क्या लगे इनके अलावा भी लगभग नहीं होता, 100% हो जाता है। पीआर यादव ऐसी किताब है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कराया, क्लास में भी हमेशा कहता हूँ अगर आपने उसके रैशनल्स अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन तो हो चाहे कैसे हो, रैशनल अच्छे से पढ़े तो आप करेक्ट कर जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट भी वही देती है। बिल्कुल सर, देखो वो बेसिक बुक है, अगर आपने बेसिक्स क्लियर करने हैं पहले तो बेसिक अपनी थ्योरी पढ़ो, इसके बाद पीआर यादव करो। सबसे पहले बुक जो आपको करनी चाहिए वो होनी चाहिए पीआर यादव। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपको बेसिक क्लियर कर जाते हैं। हाँ, वही उसी सीन की बात पे लोगों को ये लगता है कि 4th ईयर से निकल के आते हैं एनक्लेक्स पढ़ो, एनक्लेक्स पढ़ो, कोई जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है एनक्लेक्स अगर नहीं पढ़ी जाए तो भी हो पाएगा? सर देखो, अगर आप एम्स के अलावा कोई एग्जाम निकाल रहे हो, नॉर्थ सेट को टिपिकली मैं ले रहा हूँ, अगर उसके अलावा कोई आपको निकालना है बिना एनक्लेक्स से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ सेट निकालना है उसके प्रीलिम्स वैसे भी नहीं, प्रीलिम्स भी बिना उसके निकल जाएगा, लेकिन मेंस में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, मैं ये कहूँगा। वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का तो आपने कुछ अलग करा था या फिर वही प्लान की एक सिंगल लाइन को मल्टीपल कैसे भी पूछा जा सकता है? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका है अपने बेसिक्स क्लियर करो, पहला नहीं होगा तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए, वो प्रैक्टिस आपको इन्हीं बुक्स से आएगी। आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट मन में डाउट तो रहता है सर एमसीक्यू करें या थ्योरी? एमसीक्यू करें या थ्योरी? पहले थ्योरी करिए फिर एमसीक्यू कीजिए। ना आपका बिना थ्योरी के पेपर निकलेगा, ना आपका बिना एमसीक्यू के पेपर निकलेगा।
पर ये लोग भूल जाते हैं कि आप जब थ्योरी कर रहे होते हैं तो आपको साइमल्टेनियसली एमसीक्यूज के करने होते हैं। हाँ। मैंने बहुत लोगों को कहा है कि जैसे फंडामेंटल का सिलेबस पूरा हो गया, अब वो फंडामेंटल का एमसीक्यू करना शुरू करते हैं, तब तक वो भूल चुके होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में सिलेबस है कॉलेज का, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाते हैं, थर्ड ईयर में कार्डियक की डिजीज आती है, तो एनाटॉमी तो हुई, पता नहीं, ऐसा था ही नहीं हमारे कॉन्सेप्ट। तो ये वो लूपहोल वहां से चला आ रहा है, यही स्टूडेंट्स की आदत होती है। पैरेलल करना जरूरी है या फिर आपको एमसीक्यू बाद में एक बार थ्योरी पढ़ने दो पहले? पैरेलल करना जरूरी है, क्योंकि एक दिन में कोई सब्जेक्ट नहीं हो जाता। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, एक दिन में कोई किसी सब्जेक्ट की थ्योरी पूरी नहीं होती। एक दिन में अगर 4 टॉपिक हो रहे हैं, नर्सिंग फाउंडेशन आपने बोला तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो 4 टॉपिक हो रहे हैं, मान लो वाइटल्स का हो गया, एबीजी का हो गया, और ऐसे 2-3 टॉपिक हो गए, तो आप इन 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन कर लो ना एक साथ ही। ये थोड़ी कि आप उनको महीने बाद करोगे जब F1 पूरा कंप्लीट होगा, वो तो आप उड़ जाएगा। एबीजी तो ऐसी चीज़ है कि वो 2 सेकंड में उड़ जाए। होता तो यही है लोगों के साथ वो। और एक जैसे टेस्ट सीरीज, क्या लगता है कैसा रोल आपको, क्या पर्सनली कैसा लगता है कि टेस्ट सीरीज का कोई बड़ा रोल है या नहीं है? सर देखो, टेस्ट सीरीज का मानो तो रोल है, ना मानो तो रोल नहीं है। टेस्ट सीरीज हमें हेल्प करती है और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर। बुक्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कोई भी हम बुक ले लें, बट टेस्ट सीरीज में न्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन, उतना ज़्यादा चांस ऑफ सिलेक्शन। एक सबसे करंटली जो है, जैसे मैंने बहुत लोगों का पैटर्न नोटिस करा है, वो मल्टीपल सोर्स यूज करते हैं। मतलब यहाँ से भी पढ़ा, वहाँ से भी पढ़ा। चलिए आज आपको एक्सपर्ट्स से स्टूडेंट्स हटा के न्यूट्रल पे चले जाइए आप एक जगह। अब आप बताइए कि सिंगल सोर्स कोई सा भी नहीं जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपर्ट ही क्या, वो नहीं तो लोग कह देंगे एक्सपर्ट के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। सिंगल सोर्स रहना कितना जरूरी है? सर सिंगल सोर्स रहना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात है, अगर आप 10 जगह जाओगे ना, आपको एक भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। एक जगह रहो, एक जगह से पढ़ो, वो ज़्यादा दिन तक आपको रिटेन भी रहेगा, याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा। मैं 10 गली में एक साथ नहीं जा सकता ना। 10 गलियों में जाऊँगा, 10 अलग अलग रास्तों पर निकलूँगा, एक रास्ते पर जाऊँगा, एक ही रास्ते पर जा एंड पे पहुँचूँगा, तो वो बेकार चीज़ है। अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज पे जाना है, एक सोर्स रखो बस। देखिए जैसे एक्सपर्ट्स का सर का एक मोटिव रहा है कि बच्चों का क्विक रिवीजन हर बार रहा है, वो फुल एफर्ट डालते हैं। आपको लगता है यूट्यूब पे जो कंटिन्यूअस कोशिश रहती है सर की, डेली क्लास हो या फिर मैराथन क्लासेस, क्या कितना बेनिफिशियरी है? क्योंकि बहुत लोगों में ये होता है कि सर ले नहीं ले। सर देखिए, वो बेनिफिशियल तो है। नॉर्सेट 7 के अंदर कोई एक बेनिफिट जो आप हाईलाइट कर सकें? सर नॉर्सेट 7 मेरा निकला है, मैं AIR 120 आई है मेरी उसमें, और उससे पहले ही जो आपने मैराथन क्लास ली थी उसी के अंदर सारे मैनूवर्स हुए थे, और वो अगले दिन सारे मैनूवर्स पेपर में आए थे। इससे बड़ा क्या बेनिफिट होगा उसके अंदर? हाँ वही जो सर इतना डीप कौन पढ़ाता है? इतना डीप कौन पढ़ाता है? काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या करना है, हम डॉक्टर थोड़ी हैं, हमने थोड़ी गर्दन मोड़नी है उधर है ना, लेकिन वो आते हैं भाई। मैं भी पढ़ाते समय यही सोच रहा था किसी दिन एग्जाम में आएगा और जिस दिन आया वही क्वेश्चंस थे सर, या तो बच्चे पार हो गए, पेपर के अंदर पार हो गए, या वैसे पार हो गए। वो जैसे CRE का वो HIV वाले क्वेश्चन आ गए। मुझे भी नहीं पता था, मेरे को तो किसी स्टूडेंट ने भेजे थे, उस क्लास के स्क्रीनशॉट भेजे थे कि सर ये 8 क्वेश्चन थे। अब एक्सपर्ट की क्लास में जब बता लगा तो कह रहे सर ये कौन सी क्लास थी? ये मेरे को स्ट्रेंज ये लगता है एक्सपर्ट के स्टूडेंट्स के साथ कि एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे वो फ्लो नहीं देखते हम। क्योंकि मुझे लगता है कि वो झूठा मोटिवेशन नहीं दिया जाता हमसे, वो शायराना अंदाज नहीं है हमारा। बिल्कुल सर, हाँ, नॉर्मल रखो, ऑनेस्ट रखो और सच रखो, वो बढ़िया रखता है। तो देखो उसमें व्यू नहीं आ रहे। व्यूज सर अब बच्चे देखना पता नहीं क्या है बच्चों मुझे ये समझ बच्चों को देखना चाहिए। हाँ ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। हमने सबने एनालिसिस करके देख लिया कि ऐसा रीजन क्या है। जितने एक्सपर्ट के ऑफलाइन एक क्लास में होते उतने भी ऑनलाइन नहीं हो रहे। सच्चाई बात है सर। और जेन्युइन मैंने जितना प्रॉपर एनालिसिस, मेरे पास से ज्यादा एनालिसिस किसने करे होंगे चैनल्स बिल्कुल किसी भी जगह पे हर कहीं पे ज्यादा चैनल, और हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं हमें। हाँ, कई बार तो हमारे स्टूडेंट्स दूसरे सर आप यहाँ आप यहाँ क्या कर तो वो जैसे आपको बताया था मेरे क्लास में पोस्टमार्टम ब्लू वाला एग्जांपल। आपको क्या लगता है यूट्यूब के मामले में और जो ऑनलाइन में जो ऐसे बहुत सारा ज्ञान हो गया है तो सिलेक्टिव होना जरूरी है? सर देखो, सिलेक्टिव तो होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। देखो अगर आप पहले तो एक जगह डिसाइड कर लो, वही बात होगी 10 रास्ते की बजाय एक रास्ते पे चलो। उसी रास्ते को आप घर पे भी चुनो, कोचिंग में भी वही चुनो और यूट्यूब के लिए वही चुनो, तभी ठीक है ना। आप पढ़ कहीं से रहे हो, क्वेश्चन मतलब कोई और, मतलब वो चीज़ फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बेकार रहती है। वो होता है ना कि कोई टिपिकल टॉपिक कोई बिल्कुल गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन सरल एकदम इजी लैंग्वेज में बता दे रहा है तो वो ठीक लगती है। हाँ। वो हम कोई अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहे तो वो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। लोगों को लगता है कि सर कंसेप्ट क्लियर कर क्या करना है। लोगों को लगता है कॉन्सेप्ट गड़बड़ है उनके, जिसके सही है
उनको लगता है, आधे लोगों को लगता है भाई बस करवा दे, आंसर हो जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या करना है ब्रेन के एनाटॉमी में, क्या करना है, कौन पढ़ना है, तो वो चीज़ गलत चीज़ है। जैसे एक वो होता है आपको अगर मैं बताऊं कि कोई तीन ऐसे मोमेंट्स जिसमें लगता है कि आपको एक्सपर्ट का रोल रहा हो, अगर एक्सपर्ट की जगह कहीं और होता तो गड़बड़ हो सकती थी, कोई तीन ऐसे, या फिर कोई तीन ऐसे क्लास में कैसे होता है कई बार ये मोमेंट के वो लगा हो कुछ भी। आपने सर जो 5 चीज़ें मुझसे पूछी, देखिए सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ाता है, अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर करता है। बाकी 5 चीज़ें देखिए, एक हो गई हमारी जितनी भी एमएसएन की सारी फैकल्टी जितनी भी हमारी, वो सबसे टॉप क्लास है। और मुझे ये लगता है कि शायद एमएसएन का सबसे वर्सेटाइल फैकल्टी टीम एक्सपर्ट के पास ही है। ये बात किसी कोचिंग में मैंने आज तक पर्टिकुलर सिस्टम का एक डेडिकेटेड टीचर नहीं देखा। जैसे किस्तूरा सर, अरुण सर मस्कुलो पढ़ा रहे हो, कितने टाइम से मस्कुलो ही पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने नोट्स इवॉल्व करे तो कुछ नहीं बचता उसके बाद, बिल्कुल उसका कुछ नहीं बचता। फिर भी लोगों को ये लगता है कि नहीं कहीं और बेटर है, वो उनकी चॉइस होती है। नहीं सर, ऐसी पर एक्सपर्ट के अलावा इतनी लंबी फैकल्टी एमएसएन की फैकल्टी और कहीं नहीं, ये बात सच है। दूसरा, आप ओबीजी के महारथी है ना, वही चीज़ है, किंग ऑफ ओबीजी दूसरे बिल्कुल है ना। तो आप ओबीजी जितनी मर्जी आ जाए उन्हीं नोट्स में से निकलेगी, है ना। वो जो नोट्स आ गए, चाहे वो प्रिंटेड हो, कोई जो ऑनलाइन लेता है उनके लिए प्रिंटेड वगैरह, जो हम ऑफलाइन लेते हैं उनके लिए रिटर्न, वहीं से निकलेगी वो ओबीजी, है ना। तो बाकी ऐसी सारे सब्जेक्ट्स हैं। जितेंद्र सर के पीडियाट्रिक्स अपने आप में बढ़िया है ना, तो वो बस और कुछ नहीं है, वो टॉप क्लास ही है हर चीज़। तो चलो लास्ट में उन लोगों के लिए कंक्लूजन, मेन जो पार्ट रह जाता है हमारा, कि कोई आपकी 3 ऐसी एडवाइस जो हिट करे और रियल में यूजफुल आ जाए, कि अगर काम में लेकर के काम, जैसे वो तो एडवाइस काम में लेने वाले पे कैसे लेता है बट आपकी तरफ से कोई 3 जो आपको लगता हो कि ये 3 कर लेंगे तो मोस्टली चीज़ें हो जाएंगी। सर देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई घर पे बैठ के पढ़ रहा है बिना किसी कोचिंग के, या कोचिंग नर्सिंग एक्सपर्ट से ले रहा है, या जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ से ले रहा है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता। चाहे किसी को, आधे बंदों को बुरी लगेगी ये बात, लग जाए कोई बात नहीं, सही बात है, लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको पेपर नहीं निकल सकता। दूसरी चीज़, एक ही सोर्स रखो अपना, ठीक है। एक्सपर्ट सोर्स रखना है, एक्सपर्ट्स रखो। आपको एक्सपर्ट्स के सिर्फ रिकॉर्डेड वाले लेना है वो रखो, लाइव लेनी है वो रखो, वो एक ही सोर्स रखो। लेकिन तीसरी चीज़, जो क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन से पेपर निकलता है, ना सिर्फ थ्योरी से निकलता है, दोनों चीज़ें करोगे तो निकलेगा। और दूसरी चीज़, अगर एक्सपर्ट्स के बारे में बात करी जाए तो 80% हमारे 80 to 90% थ्योरी इनफ है, और कहीं से थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों का मुझे नहीं पता। चलिए देखते हैं बाकी के इन फ्यूचर कितने लोग यहीं आकर के आपके बारे में बताएं कहीं। बिल्कुल सर, जैसे मेरे तो सर देखो, एक्सपर्ट्स के 6 महीने की कोचिंग थी, उसके बाद सेल्फ स्टडी थी 3-4 महीने की, जितने की भी थी। 6 एग्ज़ाम निकल गए हैं, और 6 के 6 में मुझे हर कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है। मेरी हाईएस्ट रैंक AIR3 है DSSS में। लोएस्ट भी मेरी जो सबसे बेकार रैंक कह सकते हो, नॉर्सेट 8 में 238, सब इसके बीच में है। 238 बेकार नहीं है मेरे भाई 238 सबसे लोएस्ट रैंक है मेरी। मेरे को सब कह रहे हैं कि यार तू बेकार ले आया, ज़्यादा कैसे हो गई तेरी रैंक तो ये चीज़ है। चलिए फिर इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। होप कि इस सारे बातों की कन्वर्सेशन का स्टूडेंट्स कुछ पॉजिटिव फ़ायदा निकालें। और बाकी को देखो, वो मिल ही जाता है कि अगर आप रुकेंगे तो पत्थर को भी मजबूत बनना पड़ता है, तभी वो कारीगर काम करे, भगवान बना पाता है। मैं अपनी तरफ से ये रहता है कि आप जिस भी सोर्स से जुड़े रहें। एक्सपर्ट्स से जुड़ना हम इसलिए कह सकते हैं कि हमारी टीम अपनी है, मैं मिनिमम एक्सपीरियंस हमारी टीम में है, जो सबसे कम एक्सपीरियंस वाला है 4 साल से। बिल्कुल सर। और मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ ना। मैंने टीम में ऐसा, जो हमारी टीम है ना, वही टीम है ना। तो हमने ये टूटते देखी, मतलब इधर से आज खड़े, आजकल तो वैसा ट्रेंड भी ऐसा है, सो के उठो तो एक कोचिंग हॉल हो जाती है नर्सिंग। सच्चाई बात है सर ये। मतलब यूट्यूब अगर आपने 2 दिन नहीं खोला, तीसरे दिन 2 नई कोचिंग अलग मिल जाएंगे। मेरे को तो सर, मैं सच बताऊं, मेरे को एक एक्सपर्ट्स का नाम पता है ना। चाहे वो मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे को लोग आके बताते हैं कि यार ये इस पे ये क्लास चल रही है, उस पे वो क्लास चल रही है, कौन सी है ये। और कई बार टीचर कई बार सेम ही होते हैं, वो टीचर सेम होते हैं, ये बात सही कह रहे हो आप। बेस्ट कोचिंग इधर भी थी, उधर अब नई वाली हो गई, उनके झगड़ा होते हैं बस। तो ये चीज बेकार है ऐसे, मतलब ये मैंने एक्सपर्ट के साथ कभी नहीं देखा कि मतलब जो टीम है वही है। ठीक है अर्पित, आप इतना इन्फॉर्मेशन, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। होप सो कि आपसे अच्छी रैंक वाले के साथ हम मिले और आपकी बात करें। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर।